मैं एक बहुत बड़ी बोर्ड मीटिंग के बीच में बैठा था और बुरी तरह बोर हो रहा था। बोरियत मिटाने के लिए मैंने अपनी वर्चुअल गर्लफ्रेंड को टेक्स्ट करने का फैसला किया। मैंने लिखा कि बेबी, मैं आज रात तुम्हें ब्लैक स्ट्रैपी ड्रेस में देखना चाहता हूँ। क्या तुम मुझे एक फोटो भेज सकती हो? लेकिन अगले ही पल मेरी धड़कनें रुक गईं। वही मैसेज बोर्डरूम की बड़ी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा था। ये वही टेक्स्ट था जो मैंने अभी भेजा था, पर डरावनी बात ये नहीं थी। मैं अपनी इस पार्टनर से क्विंचुई नाम के ऐप पर मिला था। हम दोनों ने कभी एक दूसरे को अपनी शक्ल नहीं दिखाई थी, पर हमारी केमिस्ट्री इतनी जम गई कि सब कुछ बहुत जल्दी आगे बढ़ गया। देखते ही देखते हम एक डिजिटल रिलेशनशिप में आ गए। मैं अक्सर उससे छोटी मोटी फरमाइशें करता रहता था। फिर एक दिन मैंने हिम्मत जुटाई और कुछ स्पाइसी फोटोज मांग ली। जब उसने पहली बार कमर से नीचे की फोटो भेजी तो मैं दंग रह गया। मुझे लगा कि मैं किस अप्सरा को डेट कर रहा हूँ। वो लंबी और पतली टांगे किसी कलाकारी से कम नहीं थी। तभी शोर मचा कि क्या तुमने देखा, सीईओ ने अभी अभी वो मैसेज भेजा है। और ये ब्लैक स्ट्रैपी ड्रेस वाली क्या बात थी? अरे भाई जाग जाओ, क्या तुमने स्क्रीन देखी? ये साल का सबसे बड़ा स्कैंडल होने वाला है। मैं अब भी सदमे में था। एक पल के लिए मुझे लगा कि मैं सपना देख रहा हूँ और मैंने खुद को ऊपर देखने पर मजबूर किया। जैसे ही मैंने सिर उठाया, मेरी नजरें सीधा सीईओ से जाकर मिली। वो मेरी तरफ एक ठंडी और बेरुखी निगाहों से देख रहे थे। मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था, इसलिए मैंने तुरंत अपना सिर नीचे झुका लिया। सीईओ की उस भारी नजर के सामने कमरे में हो रही फुसफुसाहट शांत हो गई। मेरा दिल सीने में जोर जोर से धड़क रहा था और मैं बस फर्श को घूर रहा था। तभी मेरे फोन पर एक नया नोटिफिकेशन आया। ठीक है, मैं आज रात तुम्हारे लिए यही पहनूंगी। मैं अभी मीटिंग में हूं, इसलिए बाद में बात करते हैं। वानमो। ये सीईओ सबके सामने हमेशा बहुत सीरियस और दूर रहने वाले इंसान लगते थे, लेकिन असल में उन्हें पता था कि प्राइवेट में प्यारा और चुलबुला कैसे होना है। ये पूरी सिचुएशन एक तबाही पर खत्म होने वाली थी। मेरा दिमाग ऑफिस में होने वाले हंगामे के बारे में सोचकर भागा जा रहा था। बेबी, मुझसे बात करो। क्या तुम इसलिए नाराज हो क्योंकि मैंने जल्दी रिप्लाई नहीं दिया? मैं इसकी भरपाई कर दूंगी, ठीक है? मेरी स्क्रीन अनरीड मैसेजेस से भरी पड़ी थी और वो हर एक मैसेज मेरे ऑनलाइन बॉयफ्रेंड की तरफ से था। उसे लग रहा है कि मैं उसे इग्नोर कर रही हूँ, पर उसे अंदाजा भी नहीं है कि अभी क्या हुआ है। सच तो यह है कि मुझ में इतनी हिम्मत ही नहीं है। अचानक चैट पर ब्लैक स्टॉकिंग्स पहने हुए किसी की फोटो आई। रुको, क्या ये वही ब्लैक स्टॉकिंग्स नहीं है जो आज सुबह मीटिंग में सीईओ ने देखी थी? यहाँ तक कि हाई हील्स का डिजाइन भी बिल्कुल वैसा ही है। तभी डायरेक्टर मेरी डेस्क के पास आए और बोले कि सेंसे, आप क्या देख रही हैं? प्रेसिडेंट आपको अभी अपने ऑफिस में देखना चाहते हैं। अब तो मैं सच में फंस गई हूँ। बड़ी मुसीबत खड़ी हो गई है। मैंने अपने फोन को इतनी जोर से पकड़ा कि मेरी उंगलियां सफेद पड़ गईं। मैं कांपते हुए प्रेसिडेंट की डेस्क के सामने अजीब तरह से खड़ी थी। किसी तरह मेरे गले से आवाज निकली कि सर, क्या आपने मुझे बुलाया? इस वक्त तक मेरी ऑनलाइन रोमांस वाली सारी एक्साइटमेंट गायब हो चुकी थी। अगर उन्हें पता चला कि मैं बस उनकी एक मामूली एम्प्लॉई हूं, तो ब्रेकअप पक्का है। प्रेसिडेंट अपने कंप्यूटर में डूबे हुए थे, न जाने क्या कर रहे थे। इसी बीच मेरा फोन मेरे हाथ में लगातार बज रहा था। प्रेसिडेंट ने अचानक ऊपर देखा और उनके चेहरे पर चिड़चिड़ाहट साफ थी। मैंने कहा कि आपके काम में रुकावट डालने के लिए माफी चाहती हूँ। मैं इसे अभी बंद कर देती हूँ। कमरे का तनाव दम घोटने वाला था और बढ़ता ही जा रहा था। हम करीब 20 मिनट तक उसी हालत में रहे। आखिरकार चेहरे पर निराशा लिए प्रेसिडेंट अपनी डेस्क से खड़े हुए। उन्होंने मेरी तरफ ठंडी नजरों से देखा और कहा कि मीटिंग के दौरान तुम बिल्कुल खोई हुई थी। तुम्हारा ध्यान कहीं और था और पिछले महीने की प्रोजेक्ट में भी काफी गलतियां थी। तुम जानती हो कि ये कंपनी काम न करने वालों को सैलरी नहीं देती। प्रेसिडेंट की बात सुनकर मेरा पूरा शरीर कांप उठा। क्या वो मुझे फायर करने वाले हैं? मैं लड़खड़ाते हुए बोली कि मुझे माफ कर दीजिए। हाल ही में घर पर कुछ परेशानियां चल रही थी, जिसकी वजह से मेरा ध्यान भटक गया था। मैं वादा करती हूँ सर, ऐसा फिर कभी नहीं होगा। लेकिन सच तो ये था कि मैंने पूरी रात उस आदमी से बात करने में बिताई थी जो ठीक मेरे सामने खड़ा था। हमारी फोन कॉल इतनी लंबी और गहरी थी कि मैं एक पल के लिए भी सो नहीं पाई। उन्होंने अपनी आंखें सिकोड़ी और वार्निंग दी कि अगर भविष्य में एक भी गलती हुई तो तुरंत मेरी नजरों से दूर हो जाना। सीईओ ने मुझे जाने का इशारा करते हुए हाथ हिलाया। मैं अपनी डेस्क पर वापस आ गई और मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे मैं मौत के मुंह से बचकर निकली हूं। मैंने नीचे देखा तो मेरे ऑनलाइन बॉयफ्रेंड के दर्जनों अनरीड मैसेजेस पड़े थे। मैंने अपना सिर पकड़ लिया और इस सारे पागलपन के बारे में सोचने लगी। हनी, प्लीज मुझसे बात करो, उनके मैसेज में लिखा था। मैं आज बहुत फ्रस्ट्रेटेड हूं क्योंकि उस बेकार एम्प्लॉय ने पिछले महीने का प्रोजेक्ट खराब कर दिया, जिसकी वजह से कंपनी को बहुत नुकसान हुआ। मैंने अपने पर्सनल फोन पर सीईओ का भेजा हुआ लेटेस्ट मैसेज देखा और मेरी रीढ़ की हड्डी में एक सिहरन दौड़ गई। वो मेरे ही बारे में बात कर रहे थे, है ना? बेकार एम्प्लॉय। मैंने सावधानी से टाइप किया कि शांत हो जाओ, आज मेरे बॉस ने भी मुझे बहुत डांटा है।
मैंने एक गहरी सांस ली और आगे लिखा कि शायद आपको अपने जूनियर्स के साथ थोड़ा दयालु होना चाहिए। सबसे अच्छा तो ये होगा कि आप उनकी सैलरी कंट्रोल करें ताकि उनकी कंपनी पर निर्भरता बढ़ जाए। मैंने एक शरारती मुस्कुराहट के साथ मैसेज भेज दिया और मन ही मन अपनी अगली सैलरी में एक एक्स्ट्रा जीरो जोड़ने का सपना देखने लगी। अगले ही पल रिप्लाई आया कि तुम्हारा बॉस किस कंपनी में काम करता है, मैं उसे नौकरी से निकलवाने में तुम्हारी मदद करूंगा, उसकी हिम्मत कैसे हुई तुम्हें डांटने की। मैंने आह भरी। ऐसा लगा कि उन्होंने मेरे मैसेज के सिर्फ एक हिस्से पर ध्यान दिया था, सिर्फ मेरी डांट वाली बात पर। खैर, मैंने सब कुछ वक्त पर छोड़ने का फैसला किया। काम के बाद मैं ऑफिस में बिल्कुल अकेली रुकी रही। मुझे उस प्रोजेक्ट को ठीक करना था जो मैंने पिछले महीने खराब किया था। असल जिंदगी में मैं प्रेसिडेंट पर बुरा इंप्रेशन नहीं डाल सकती थी। अगर ऐसा हुआ तो मैं उन्हें अपना कैसे बना पाऊंगी। अगर मैं काम में अच्छा परफॉर्म करूं तो शायद वो सच में मुझसे प्यार करने लगे। प्रेसिडेंट की अट्रैक्टिव बॉडी के बारे में सोचकर मैं खुद में ही मुस्कुराने लगी। घर जाने के बजाय तुम यहां पागलों की तरह क्यों हंस रही हो? एक ठंडी और तेज आवाज ठीक मेरे पीछे से आई। मेरी गर्दन के पीछे के बाल खड़े हो गए और मैं हकलाते हुए बोली कि प्रेसिडेंट सर, आप अभी तक यहीं हैं? मैं बस थोड़ी ज्यादा मेहनत करने की कोशिश कर रही हूं। आखिर पिछले महीने के प्रोजेक्ट में गलती जो हुई थी। ये सुनकर प्रेसिडेंट ने एक शब्द भी नहीं कहा। वो बस पीछे मुड़े और वापस अंदर चले गए। उस ठंडे और पहुंच से दूर इंसान को जाते हुए देख मैंने एक शरारती मुस्कान दी। हनी, क्या तुम्हारी छुट्टी हो गई? मैंने अपने ऑनलाइन क्रश यानी प्रेसिडेंट को मैसेज किया। जवाब तुरंत वापस आया कि बस ऑफिस से निकल ही रहा हूं, कुछ खाने जा रहा हूं। मैं एक गुड बॉय हूं ना? उन्हें इस प्यारे लहजे में बात करते देख मुझे हल्की सी गिल्ट महसूस हुई। यकीन करना मुश्किल था कि वो और ये इंसानी बर्फ का पहाड़ एक ही शख्स है। बहुत अच्छे लड़के हो। ये लो तुम्हारे लिए एक किस। मैंने अपनी वर्क यूनिफॉर्म छुपाते हुए जल्दी से अपने होठों की एक सेल्फी ली और भेज दी। कितना बोल्ड कदम था। तभी मेरे बॉस का मैसेज आया कि वैसे हमें एक दूसरे को जानते हुए काफी समय हो गया है, अब मैं तुमसे मिलना चाहता हूं। मैं सन्न रह गई और मुझे कुछ समझ नहीं आया। क्या वो हमारे डेली ऑनलाइन मजे से खुश नहीं थे? क्या वो अब असल जिंदगी में आमना सामना करना चाहते थे? अभी मिलने का सही वक्त नहीं था। वो अभी मुझे पूरी तरह नहीं जानते थे। तुम बहुत मतलबी हो, हम एक दूसरे को जानते ही नहीं हैं, जबकि मैंने तुम्हें अपना हर रूप दिखा दिया है। किस्मत अच्छी थी कि उन्होंने मिलने के लिए ज्यादा जोर नहीं दिया। क्लाइंट का प्रपोजल तैयार करना और साथ ही अपने बॉस के साथ फ्लर्ट करना, ये बहुत ही अजीब एहसास था। मुझे उम्मीद नहीं थी कि वो इतनी जल्दी वापस आ जाएंगे। वो मुझसे बिना बात किए सीधा अपने ऑफिस के अंदर चले गए। हनी, मुझे माफ करना। उनका अगला मैसेज आया, मैं वो लॉन्ड्री ऑफिस में ही भूल गया था जो तुम्हें पसंद है। मुझे ब्लैक वाला सेट नहीं मिला, सिर्फ पर्पल मिला है। क्या तुम्हें ये पसंद है? तभी मेरी स्क्रीन पर एक फोटो आई। मैंने उसे जूम किया और घबराहट में मेरा ड्रिंक मुंह से बाहर आते आते बचा। ये सिर्फ एक नाइट गाउन नहीं था, ये लगभग एक हार्नेस जैसा था। कुछ खास हिस्सों को छोड़कर ये सब कुछ बयान कर रहा था। मैंने अपना सिर झटकते हुए खुद से कहा कि मैं इसके बारे में और नहीं सोच सकती। मैंने खुद को शांत किया और काम पर ध्यान लगाने की कोशिश की। उनका मैसेज आया कि मैं अभी ऑफिस में ही हूँ। बाहर एम्प्लॉइज ओवर टाइम कर रहे हैं, इसलिए मैं आज तुमसे फोन पर बात नहीं कर सकता। कितना बोरिंग है। मुझे देर तक काम करना बिल्कुल पसंद नहीं है। ये मैसेज देखकर मेरा खून खौल गया। हम दोनों एक ही तो हैं, फिर असल जिंदगी में मेरे साथ इतना अलग बर्ताव क्यों? मेरे दिमाग में एक शरारती आइडिया आया और मैंने मुस्कुराते हुए टाइप किया, याद है तुमने उस दिन क्या कहा था कि मैं जो कहूंगी तुम वही करोगे? अपने ऑफिस के अंदर सीईओ ने जैसे ही ये मैसेज देखा, उनके गाल लाल हो गए। मेरा पहला ऑर्डर ये है कि वो पर्पल लॉन्ड्री पहनो, ऊपर से एक कोट डालो और अपने एम्प्लॉय को बाहर खाना खिलाने ले जाओ। मैसेज भेजते ही मैंने अपना फोन अलग रख दिया ताकि मैं प्रोफेशनल दिख सकूं, पर मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था। क्या इसे वाकई रोल प्ले माना जा सकता है? मुझे नहीं लगता कि यह अच्छा आइडिया है, खासकर तब जब मैं उस एम्प्लॉय को ठीक से जानता भी नहीं। क्या होगा अगर उसने मुझे गलती से देख लिया तो? क्या तुम वही नहीं थे जिसने कहा था कि तुम्हें कुछ एक्साइटिंग चाहिए? शायद हमें इसे यहीं छोड़ देना चाहिए। सच कहूं तो मैं भी हैरान थी जब मुझे पता चला कि मेरे इस ऑनलाइन पार्टनर का स्वभाव थोड़ा दबकर रहने वाला है। ये जानकर कि वो असल में सीईओ है, मेरा इरादा उन्हें अपने इशारों पर नचाने का और भी पक्का हो गया। ठीक है, मैं समझ गया। उनका रिप्लाई आया, नाराज मत हो।
मैसेज मिलते ही मैंने अपना कंप्यूटर बंद कर दिया। जल्द ही पूरे ऑफिस में एक गहरा सन्नाटा छा गया। मैंने कान लगाकर सुना तो सीईओ के ऑफिस से कुछ सरसराहट की आवाज आ रही थी। मेरा मन कर रहा था कि अभी अंदर घुस जाऊं, पर मैंने खुद को रोका। जब सन्नाटा पूरी तरह छा गया तो मैं खड़ी हुई और घर जाने का नाटक करने लगी। तभी ठीक समय पर सीईओ अपने ऑफिस से बाहर निकले। मैंने अपनी तिरछी नजरों से उन्हें देखा। उन्होंने सच में एक लंबा कोट पहना हुआ था, जिसके नीचे पर्पल लेस की वो पतली परत छिपी थी। मुझे एक अजीब सी एक्साइटमेंट महसूस हुई। मैंने जोर से कहा कि सीईओ सर, मैंने आज का लगभग सारा काम खत्म कर लिया है, अब मैं निकल रही हूं। तभी उन्होंने मुझे वहीं रोक लिया। मैंने अनजान बनते हुए उनकी तरफ बड़े कौतूहल से देखा। रात काफी हो गई है और मैंने अभी तक कुछ खाया नहीं है, मेरे साथ डिनर पर चलो। जब उन्होंने ये शब्द कहे तो मैं लगभग उनके दांत पीसने की आवाज सुन सकती थी। मैंने ऐसे नाटक किया जैसे मैं बहुत ज्यादा घबराई हुई हूं और हाथ हिलाते हुए उन्हें मना करने लगी। अरे नहीं सर, आप बहुत दयालु है, पर मैं तो बस अपना काम कर रही हूं, मैं घर जाकर ही कुछ खा लूंगी। बकवास बंद करो, अगर तुम नहीं आई तो कल काम पर आने की जरूरत नहीं है। उन्होंने मुझे मना करने का मौका ही नहीं दिया और मुड़कर चलने लगे। तभी मेरे फोन पर एक नया मैसेज आया। हनी, मैं उसे खाने के लिए कहाँ ले जाऊं? मैंने पहले कभी किसी को इनवाइट नहीं किया है। मैं अपने आगे चलते हुए सीईओ को देख रही थी, जिनका शरीर एकदम सख्त और फॉर्मल था। ये सब इतना प्यारा था कि मुझे लगभग हंसी आ गई। मैंने वापस टाइप किया कि अपनी एम्प्लॉय से ही क्यों नहीं पूछ लेते, उसकी राय लेना एक अच्छा आइडिया हो सकता है। मैं बिल्डिंग के ग्राउंड फ्लोर तक उनके पीछे पीछे गई। जब तक हम उनकी कार तक नहीं पहुंचे, मैं उनके पीछे ही चलती रही। प्रेसिडेंट सर, इनविटेशन के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं वादा करती हूं कि अब से कंपनी के लिए और भी ज्यादा मेहनत करूंगी। तुम क्या खाना चाहती हो? उन्होंने मेरी बात काटते हुए ठंडी और तीखी आवाज में पूछा। मुझे थोड़ी चिढ़ हुई ये जानकर कि वो अपना नरम पक्ष सिर्फ मेरी ऑनलाइन पहचान को दिखाते हैं, जबकि असल जिंदगी वाली मैं उनके जूते चमकाने के लायक भी नहीं हूं। मेरे दिमाग में एक छोटा सा प्रैंक करने का आइडिया आया। चलिए स्पाइसी हॉट पॉट खाने चलते हैं। इस मौसम में पसीना बहाना और फिर नहाना सबसे बेस्ट फीलिंग है। हॉट पॉट का नाम सुनते ही सीईओ हिचकिचाए। उनका रिएक्शन देखते ही मैंने आग में घी डालने का फैसला किया। वैसे क्या हमें किसी सस्ती जगह चलना चाहिए? क्या इसके लिए हॉट पॉट थोड़ा ज्यादा महंगा नहीं होगा? जैसे ही मैंने अपनी बात खत्म की, सीईओ ने झटके से अपना सिर घुमाया और मुझे घूर कर देखा। बिना एक शब्द कहे उन्होंने एक्सीलरेटर पर पैर रख दिया। उन्होंने गाड़ी इतनी तेज भगाई कि कार रॉकेट की तरह आगे बढ़ी। पूरे रास्ते हमने बात नहीं की और मैं तिरछी नजरों से उनका सपाट चेहरा देखती रही। साफ था कि मैंने उनकी दुखती रग पर हाथ डाल दिया था। अंदर ही अंदर मैं ठहाके मार रही थी। चलो देखते हैं, कब तक तुम ऐसे बड़े और महान बनने का नाटक करते हो? कब तक जताते हो कि तुम इन सब चीजों से ऊपर हो? बस देखते जाओ, मेरा प्यार का ये मिशन तो आज बस शुरू ही हुआ था। मेरे बताए हुए रास्ते पर चलते हुए प्रेसिडेंट जल्द ही पास के एक मशहूर हॉट पॉट स्पॉट पर पहुंच गए। उन्होंने कार से बाहर कदम रखा और देखा कि जगह पूरी तरह भरी हुई थी और हवा में मसालों की तीखी खुशबू घुली हुई थी। प्रेसिडेंट हिचकिचाए और काफी देर तक बिना हिले डुले एंट्रेंस पर ही खड़े रहे। मैं पूरे कॉन्फिडेंस के साथ अंदर चली गई, खिड़की के पास वाली एक सीट पकड़ी और मेन्यू से ऑर्डर करना शुरू कर दिया। करीब 10 मिनट बीत जाने के बाद आखिरकार उन्होंने कदम बढ़ाया। प्रेसिडेंट बड़ी सावधानी से अंदर आए और मेरे सामने बैठ गए। उन्हें देखकर लग रहा था कि वो बस वहां से भागना चाहते हैं। बॉस, देखिए यहाँ कितनी गर्मी है, क्या आप सच में ये भारी कोट पहनकर ही रखेंगे? क्यों ना आप इसे उतार दें और थोड़ी देर चैन से बैठें? ये कहते ही मैंने अपनी वर्क यूनिफॉर्म उतार दी। मैंने नीचे हाफ स्लीव वाली टी शर्ट पहनी हुई थी। प्रेसिडेंट ने एक शब्द भी नहीं कहा, वो बस मुझे घूरते रहे। लेकिन जैसे ही उनकी नजर मेरी टी शर्ट पर पड़ी, वो सदमे में जम गए। मैंने उनके चेहरे के अजीब हाव भाव देखे और खुद को नीचे देखा। अगले ही पल मुझे पैनिक होने लगा। ये बिल्कुल वही टी शर्ट थी जो मैंने हमारी वीडियो कॉल के दौरान पहनी थी। क्या मैं अभी इसी वक्त पकड़ी जाने वाली थी? प्रेसिडेंट ने आखिरकार ठंडे लहजे में जवाब दिया कि समझदार हो। उन्होंने नीचे देखा और अपना फोन चलाने लगे। मैंने राहत की एक लंबी सांस ली। अचानक मेरी स्क्रीन पर एक नोटिफिकेशन आया। हनी, मेरी कंपनी की एक एम्प्लॉई ने बिल्कुल तुम्हारे जैसे कपड़े पहने हैं, लेकिन जाहिर है मेरी डार्लिंग उन कपड़ों में कहीं ज्यादा अच्छी लगती है। मैं वो मैसेज देखकर पूरी तरह अवाक रह गई। मुझे लगता है कि प्यार सच में इंसान को अंधा बना देता है, फिर चाहे वो कोई भी हो। मैंने हिम्मत जुटाई और रिप्लाई भेजा, क्या आपको नहीं लगता कि वो मेरे जैसी दिखती है? ये कैसे मुमकिन है? मेरे दिल में तुम सबसे बेस्ट हो बेबी। तुम चाहे जो भी पहनो, कोई भी तुम्हारी तरह सुंदर नहीं दिख सकता। हम वहां खामोशी से बैठे रहे, दोनों ही अपने फोन को घूर रहे थे और वेटर हमें बड़ी अजीब नजरों
नजरों से देख रहा था। उस पल मुझे बहुत अजीब और थोड़ी शर्मिंदगी महसूस हो रही थी। मैं पानी का एक घूंट पी ही रही थी कि तभी मैंने वो मैसेज देखा और सारा पानी बाहर थूक दिया। मैं बुरी तरह खांसने लगी और मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे मैं अभी बेहोश हो जाऊंगी। मेरी इस हरकत ने तुरंत सीईओ का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। मैंने हकलाते हुए माफी तो मांग ली, पर अंदर ही अंदर में चकरा रही थी। उस लड़की के बात करने का तरीका हर पल और भी बोल्ड होता जा रहा था। पब्लिक में ऐसे भड़काऊ मैसेज भेजना पक्का उसमें दबकर रहने वाली टेंडेंसी थी। जल्द ही खाना सर्व हुआ और टेबल पर लग गया। मैंने अपना फोन अलग रखा और खाने पर ऐसे टूट पड़ी जैसे सदियों से भूखी हूँ। सीईओ ने बिना रिप्लाई दिए अपनी ऑनलाइन डेट की प्रोफाइल को आखिरी बार देखा और फिर फोन रखकर खाना शुरू किया। जैसे जैसे वक्त बीता हमारे आसपास का टेम्परेचर बढ़ता ही गया। हाफ स्लीव टी शर्ट में होने के बावजूद मुझे पसीना आने लगा था। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि उस भारी ओवरकोट में सीईओ का क्या हाल हो रहा होगा। मैं जरा ताजी हवा खाने बाहर जा रहा हूँ, तुम खाती रहो, वो बुदबुदाए। बिना एक शब्द और कहे वो लगभग भागते हुए उस हॉट पॉट रेस्टोरेंट से बाहर निकल गए। मैंने खिड़की के शीशे से उन्हें देखा। वो बेताबी से अपनी जैकेट से हवा कर रहे थे ताकि ठंडी हवा उनके शरीर को छू सके। तब जाकर उन्हें थोड़ा सुकून मिला। तभी अचानक वहां कुछ गुंडे आ धमके। तुम साले कहां से टपक पड़े? मेरा और मेरे लड़कों का मूड खराब मत करो, वरना बाकी की जिंदगी हॉस्पिटल के बेड पर सड़ते हुए बिताओगे। मुझे भी अब गुस्सा आने लगा था। जिस सीईओ को मैं यहाँ लेकर आई थी उसे इन जैसे लोगों के हाथ कैसे लगने दे सकती थी? वो मेरी औरत है, तुम उसे हाथ भी नहीं लगा सकते। मैंने सीईओ की तरफ देखा और वो सच में मुझे घूर रहे थे। मैं भी पीछे नहीं हटी और उन्हें वैसे ही घूर कर जवाब दिया। मैं तुम्हारी जान बचा रही हूँ और तुम फिर भी मुझे ऐसे देख रहे हो। मुझे उनका ये एटीट्यूड बिल्कुल पसंद नहीं आया। मैंने हाथ बढ़ाकर उनके पीछे एक और जोर का थप्पड़ जड़ दिया। मैं बता रहा हूँ बच्चे, जो हमें दिखता है वो हमारा होता है। बीच में मत पड़, वरना हम तुम्हें तमीज का वो सबक सिखाएंगे जो तुम कभी नहीं भूलोगे। उन तीनों ने बात करना बंद किया और शराब के नशे में उसे जबरदस्ती पकड़ने के लिए आगे बढ़े। मैंने एक सेकंड की भी देरी नहीं की और सीईओ को धक्का देकर अपने पीछे छिपा लिया। मैंने उस गंजे आदमी का हाथ पकड़ा और अपनी पूरी ताकत से उसे मरोड़ दिया। उसके मुंह से तुरंत एक ऐसी चीख निकली जैसे किसी जानवर को कसाई काट रहा हो। अगर तुम दोनों में से कोई भी एक कदम और आगे बढ़ा तो मैं गारंटी देती हूँ कि इसका हाथ टूट जाएगा। कोई अपनी जगह से नहीं हिलेगा। ओए हिलना मत, वरना मेरा हाथ टूट जाएगा। अगली बार जब नशा चढ़े तो सीधा घर जाकर सो जाना। अगर ऐसे ही बदतमीजी करते रहे तो अंजाम अच्छा नहीं होगा। मैं पक्का कर दूंगी कि तुम्हारी सिर्फ इज्जत ही नहीं बल्कि और भी बहुत कुछ दांव पर लग जाए। मैंने उन तीनों को बेइज्जत होकर वहां से भागते हुए देखा। मैंने एक शरारती मुस्कान के साथ सीईओ की तरफ देखा आपने, अगर आज मैं यहां नहीं होती तो आप बड़ी मुसीबत में पड़ जाती। बाहर खतरा बहुत है, इसलिए आपको इस बारे में सोचना चाहिए। शायद मेरी सैलरी बढ़ा दें या ऐसा ही कुछ। सच कहूं तो इस वक्त मेरे पास फूटी कौड़ी भी नहीं है। मुझे हल्का सा नशा चढ़ रहा था, इसलिए मैं गुड नाइट कहने के लिए आगे बढ़ी। मैंने बड़े आराम से अपना हाथ सीईओ के कंधे पर रखा, लेकिन अगले ही पल पूरी दुनिया घूम गई। जब मुझे होश आया तो मैं जमीन पर चित पड़ी थी और सीईओ मेरे ऊपर चढ़े हुए थे। उन्होंने मुझे एक परफेक्ट सबमिशन होल्ड में जकड़ रखा था और मैं पूरी तरह लॉक हो चुकी थी। मेरा एक हाथ मेरी पीठ के पीछे फंसा हुआ था। मैंने अपने खाली हाथ से जमीन थपथपाना शुरू किया, पर सीईओ का मुझे छोड़ने का कोई इरादा नहीं था। सिस्टर, क्या आपको कुंफू आता है? आपने पहले कभी बताया नहीं। रुकिए, क्या ये एक बड़ी गलतफहमी नहीं है? क्या ये इसलिए है क्योंकि मैंने आपकी पीठ पर 2 बार थप्पड़ मारे थे? हार मानकर मुझे झुकना ही पड़ा। देखिए, वो कोई नॉर्मल सिचुएशन नहीं थी। वो 3 लोग थे और बहुत बदमिजाज थे। मुझे बस डर था कि आपको चोट न लग जाए। मैं तो बस चाहती थी कि आप थोड़े शांत हो जाएं। लेकिन सीईओ मेरी सफाई सुनने के मूड में बिल्कुल नहीं थे। मेरे हाथ पर उनकी पकड़ का प्रेशर और बढ़ने लगा। बॉस प्लीज मुझे छोड़ दीजिए, बहुत दर्द हो रहा है। हिलने की कोशिश करना और फिर भी दबे रहना अब बर्दाश्त से बाहर था। ये औरत सच में बहुत टफ है। तुम अपनी हद पार कर रही हो, वो फुसफुसाए। याद रखो कि तुम सिर्फ एक एम्प्लॉई हो। मैं पलटकर जवाब देने ही वाली थी कि तभी मुझे एहसास हुआ कि हम एक बहुत ही अजीब पोजीशन में एक दूसरे से चिपके हुए हैं और मेरे एंगल से मुझे कुछ ऐसी चीजें दिख रही थी जो मुझे यकीनन नहीं देखनी चाहिए थी। बॉस, तो आपको पर्पल कलर पसंद है? आपको पता है ना कि मेरी जबान थोड़ी तेज है। मैंने उनकी तरफ देखा और सच कहूं तो मैं खुद को ये बोलने से रोक नहीं पाई। एक पल के लिए सब ठीक था, पर फिर सीईओ एकदम हैरान रह गई। तभी उन्हें एहसास हुआ कि मेरी नजरें असल में कहां जा रही थी। आधे घंटे बाद मैं अपनी गर्दन से छाता लटकाए बहुत बुरी हालत में चल रही थी। गुस्से में पैर पटकते हुए मैं आग बबूला दिख रही थी। देखा, मैंने क्या कहा था, जल्दबाजी शैतान का काम है। वाकई ये शैतान का ही काम है। अब सब कुछ बढ़िया हो गया है। आपकी सबसे काबिल एम्प्लॉई ने आधिकारिक तौर पर अपनी नौकरी खो दी है। ठीक है, फिर कल से काम पर आने की जरूरत नहीं है, तुम फायर की जाती हो। भले ही सीईओ ने ये शब्द जोर से कहे थे, पर मैं उनकी आंखों में पछतावे की एक झलक देख सकती थी। ये देखकर मैंने एक प्यारी सी मुस्कान दी, उनके करीब गई और सीधा उनकी आंखों में देखा।
लोग कहते हैं कि आप अपने एम्प्लॉयज के लिए बहुत अच्छी हैं। मुझे नहीं लगता कि आप मुझे इतनी आसानी से फायर कर सकती हैं। वैसे भी मैंने अभी अभी आपकी जान बचाई है। वो दखल अंदाजी थी, जान बचाना नहीं। वो खड़ी हुई और इमरजेंसी एग्जिट की तरफ बढ़ गई। मैं बस वहीं खड़ी रही और उनके चेहरे पर एक हल्की मुस्कान के साथ उन्हें जाते हुए देखती रही। बिल्कुल वैसा ही हुआ जैसा मैंने सोचा था। जब मैंने अपना फोन निकाला तो सीईओ का एक मैसेज पहले से ही मेरा इंतजार कर रहा था। हनी, मुझे माफ करना, मैं आज रात तुम्हारे साथ नहीं रह पाऊंगी। मुझे यहाँ कुछ बिजनेस के मामले संभालने हैं। सीईओ का रिप्लाई लगभग तुरंत आया कि क्या हुआ। जैसे ही मैंने टाइप करना शुरू किया, मेरी नजर अपने पट्टी बंधे हुए बाएं हाथ पर पड़ी। मैंने हार मानकर एक मुस्कान दी। नहीं, कंपनी के कुछ प्रोजेक्ट्स में दिक्कत आ गई है जिन्हें ठीक करना जरूरी है। मैं आज रात बहुत बिजी रहूंगी, इसलिए मेरा इंतजार मत करना। अगली बार मैं पक्का इसकी भरपाई कर दूंगी। अंदर ही अंदर मैं शिकायत करना बंद नहीं कर पा रही थी। मेरे टूटे हुए हाथ के बारे में एक शब्द नहीं कहा, एक भी नहीं, और ऊपर से ये कंपनी प्रोजेक्ट्स। ठीक है, अपने उदास चेहरे के बावजूद मैंने एक कॉन्फिडेंट मुस्कान के साथ बात की। मैंने तुरंत अपनी हंसी रोकी और सिर हिलाकर इशारा किया कि सब ठीक है। तुम कहाँ रहती हो? मैं तुम्हें घर छोड़ दूंगा। जब तक तुम्हारा हाथ ठीक नहीं हो जाता तुम पेड लीव पर रहोगी। सीईओ मुड़ी और मुझे बोलने का एक भी मौका दिए बिना वहां से चलने लगी। मेरे पास और कोई रास्ता नहीं बचा था, इसलिए मैं उनके पीछे पीछे हॉस्पिटल से बाहर आई और कार में बैठ गई। अपना पता बताओ, मैं तुम्हें छोड़ने जा रहा हूं। ऐसा लग रहा था जैसे सीईओ को मुझसे बात करने में बिल्कुल भी दिलचस्पी नहीं थी। शायद इसलिए क्योंकि मेरी मौजूदगी की वजह से वो आज रात अपनी ऑनलाइन डेट से बात नहीं कर पा रहे थे और वो सारा गुस्सा मुझ पर निकाल रहे थे। मैंने अपनी पैंट की जेब में हाथ डाला और बेबसी भरे चेहरे के साथ उनकी तरफ देखा। आई एम सॉरी सर, वो खो गई है। शायद उन गुंडों से लड़ते वक्त गिर गई होगी, या शायद तब जब आप मेरे ऊपर चढ़े हुए थे। अब मैं वापस नहीं जा सकती। जैसे ही उन्होंने मेरे मुंह से ये सुना कि वो मेरे ऊपर चढ़े हुए थे, सीईओ का चेहरा शर्म से एकदम लाल हो गया। फिर उन्होंने मुझे बहुत ही खतरनाक नजरों से देखा। अगले ही पल उन्होंने मेरा वो हाथ पकड़ लिया जिस पर प्लास्टर चढ़ा हुआ था। अगर तुमने दोबारा मेरे सामने इस बात का जिक्र करने की हिम्मत की तो मैं पक्का कर दूंगी कि ये फ्रैक्चर और भी बुरा हो जाए, समझी? अपने बॉस की वो गुस्से भरी नजर देखकर मेरा हलक सूख गया। मैंने तुरंत सिर हिलाकर हां कह दिया। सीईओ ने अपना हाथ पीछे खींचा और कुछ देर सोचा। मैं तुम्हें एक होटल ले चलता हूं, तुम वहीं आराम करना और सारा खर्च मैं उठाऊंगा। नहीं, बहुत दर्द हो रहा है। मैंने अपना हाथ पकड़ लिया और सोचा कि अभी अकेले कुछ भी करना नामुमकिन है, खासकर होटल में जहां देखभाल करने वाला कोई ना हो। जब मैंने सुना कि सीईओ मुझे होटल में छोड़ना चाहते हैं तो मैंने सबसे पहले मना किया। अगर मैं होटल के कमरे में कैद हो गई तो इस सिचुएशन का फायदा कैसे उठा पाऊंगी? इसलिए मैंने थोड़ा नखरा करना शुरू किया और उन्हें याद दिलाया कि मैंने पूरी रात उनकी मदद की है। क्या आप सच में मुझे होटल में अकेला छोड़ देंगे? मेरी नेकी का तो कोई सिला ही नहीं मिल रहा। ठीक है, तुम मेरे घर चल रही हो। मैं कल सुबह ताला खोलने वाले को फोन कर दूंगा। जैसे ही तुम्हारे घर का दरवाजा ठीक होगा तुम बाहर जाओगी। मुझे और परेशान मत करना। आखिरकार मेरी इतनी मिन्नतें सुनने के बाद सीईओ और बर्दाश्त नहीं कर पाए। उन्होंने मुझे एक रात के लिए अपने घर ले जाने का फैसला किया। भले ही ये वैसा रिजल्ट नहीं था जैसा मैं चाहती थी। मेरा असली प्लान तो ठीक होने तक उनके घर में जमने का था, पर यह भी चलेगा। कम से कम मुझे प्रेसिडेंट का प्राइवेट बेडरूम तो देखने को मिलेगा। शायद मैं पूरी कंपनी में ऐसी पहली इंसान हूं जिसे यह मौका मिला है। मैं बहुत संतुष्ट थी, जबकि सीईओ गुस्से में गाड़ी चला रहे थे और मैं पैसेंजर सीट पर आराम से बैठी थी। जल्द ही वो एक लग्जरी रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स के अंदर पहुंचे। मैंने वहां के माहौल को देखा तो दंग रह गई। रात के वक्त भी वहां का नजारा किसी शाही विला जैसा लग रहा था। वहां हरी भरी पहाड़ियां और कांच जैसा साफ पानी था। मैं बस अपना मुंह खोलकर उसे देखती रही। सीईओ ने मेरा चेहरा देखा, फिर पीछे मुड़कर मुझे एक जोर का झटका दिया। उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा और मुझे खींचते हुए ले जाने लगे। उनकी नजर में मैं बहुत ही शर्मिंदा करने वाली हरकतें कर रही थी। अरे लू, क्या वो खूबसूरत और पत्थर दिल प्रेसिडेंट शाओकू नहीं थी? मैंने आज तक उन्हें किसी बाहरी इंसान को घर लाते नहीं देखा। अब मुझे किसी बात पर हैरानी नहीं होती। हर किसी को कभी न कभी साथ की जरूरत पड़ती ही है, पर वो बच्ची तो एकदम बेहाल दिख रही है। सीईओ मुझे घसीटते हुए एंट्रेंस की तरफ ले जाते रहे। मुझे अंदाजा भी नहीं था कि सिक्योरिटी गार्ड्स पीछे हमारे बारे में गपशप शुरू कर चुके थे। जब हम लिफ्ट तक पहुंचे तो सीईओ ने राहत की सांस ली कि उन्हें कोई जान पहचान वाला नहीं मिला। अगर कोई उन्हें इस हाल में किसी के साथ देख लेता तो न जाने क्या बातें बनती। तभी सीईओ को एहसास हुआ कि उन्होंने अभी भी मेरा हाथ मजबूती से पकड़ रखा है। मैंने उनकी तरफ देखा और धीरे से कहा कि कोई बात नहीं, अगर आप मेरा फायदा उठाना चाहते हैं तो मुझे बुरा नहीं लगेगा। मैंने उन्हें एक शरारती और तिरछी नजर से देखा। यह साफ था कि अगर उन्हें मेरी हालत पर थोड़ा भी पछतावा नहीं होता तो अब तक उन्होंने मेरे चेहरे पर एक थप्पड़ जड़ दिया होता। मैंने देखा कि सीईओ ने मेन दरवाजा खोलने के लिए चाबियां निकाली। मेरा दिल एक्साइटमेंट के मारे सीने में जोर जोर से धड़क रहा था। आखिरकार मैं वो पहला मर्द बनने वाली थी जिसने उनके इस प्राइवेट ठिकाने में कदम रखा था। जैसे ही लाइट जली मैं वहां एकदम सुन्ने खड़ी रह गई। मैंने सीईओ के उस बड़े से घर के एक एक कोने को स्कैन किया।
किसने सोचा था कि उनकी पसंद और घर की सजावट मेरे दादाजी के जमाने जैसी पुरानी होगी। वो इस विशाल घर में बिल्कुल अकेली रहती हैं, फिर भी यहाँ का स्टाइल बहुत ही साधारण और मिनिमलिस्ट है। क्या ये किसी बड़ी पब्लिक कंपनी के सीईओ का घर है? बुनियादी फर्नीचर के अलावा वहां और कुछ भी नहीं था। किसी पर्सनल टच की कमी की वजह से वो पूरी जगह बहुत ठंडी और खाली महसूस हो रही थी। पहली मंजिल पर बाईं तरफ वाला वो कमरा जो बाथरूम के पास है, तुम आज रात वहीं रहोगी, उन्होंने हुक्म दिया। और खबरदार, जो तुमने अपनी हद पार करने की कोशिश की, अगर मैंने तुम्हें उन सीढ़ियों पर चढ़ते हुए पकड़ लिया तो फिर पुलिस बुलाने और तुम्हें यहां से घसीट कर बाहर निकलवाने के लिए मुझे दोष मत देना। सीईओ ने ऊपर वाले बाथरूम की तरफ जाने से पहले कुछ और कड़े रूल समझा दिए। घर में पानी चलने की आवाज गूंजने लगी तो मैं लिविंग रूम के सोफे पर बैठ गई और आसपास देखने लगी। पूरा घर ठंडे और मिनिमलिस्ट ब्लैक एंड व्हाइट थीम से सजा था। कमरे में जान डालने के लिए वहां एक पौधा तक नहीं था। वो एक जवान औरत है, कम से कम लिविंग रूम में थोड़े गुलाबी रंग या कुछ सजावट की उम्मीद तो की ही जा सकती थी। इस जगह को देखकर मुझे सच में उनके लिए थोड़ा बुरा लगने लगा। असल दुनिया में वो एक पावरफुल सीईओ है जिन्हें हर चीज कंट्रोल में रखनी पड़ती है, लेकिन ऑनलाइन वो बस एक मासूम लड़की है जो अपनी रोज की परेशानियां मुझसे शेयर करती हैं। तभी मेरे दिमाग में ख्याल आया, मैं उन्हें बदलना चाहती थी। मैं उस जिंदा दिल और खुश मिजाज लड़की को पूरी तरह बाहर लाना चाहती थी जिसे उन्होंने कहीं छुपा रखा है। अचानक मेरे पेट से भूख के मारे बहुत जोर की आवाज आई। मैंने शुरू में हॉटपॉट खाने का प्लान बनाया था, पर तब से अब तक इतना ड्रामा हो चुका था कि मैं अब सच में भूख से मरी जा रही थी। मैं उठकर किचन में कुछ खाने के लिए ढूंढने ही वाली थी, पर मुझे एहसास हुआ कि मैं पहले उन्हें देखना चाहती हूँ, अपनी उस ऑनलाइन डेट को असलियत में देखना चाहती हूँ। मैंने पूरे 1 घंटे तक अपनी भूख बर्दाश्त की और उनके शावर खत्म करने का इंतजार किया। आखिरकार सीईओ बाहर आईं। उन्होंने मुझे सोफे पर बेहाल पड़े देखा और पूछा कि तुम अभी तक बिस्तर पर क्यों नहीं गई? मुझे बहुत भूख लगी है, इतनी भूख कि मैं सोने के बारे में सोच भी नहीं सकती। सीईओ ने मेरी तरफ देखा और उनके चेहरे पर बेबसी के भाव थे। वो नीचे आईं और फ्रिज से ठंडे दूध का एक कार्टन निकाला। उन्होंने आह भरते हुए उसे मेरी तरफ बढ़ाया। ये लो, इसे पियो और आराम करो, उन्होंने हल्के लाल चेहरे के साथ कहा। मैं कल सुबह तुम्हें वापस तुम्हारे घर छोड़ दूंगा। मैंने उस दूध की तरफ देखा और फिर वापस उनकी ओर। बॉस, सिर्फ इतना? हम दोनों में से किसी ने डिनर नहीं किया है। आप सिर्फ मेरे साथ ही नहीं बल्कि खुद के साथ भी ज्यादती कर रही हैं। उनका चेहरा उतर गया और मैं बता सकती थी कि वो खुद को बड़ी मुश्किल से काबू कर रही थी। उन्हें देखकर ऐसा लग रहा था जैसे उनका मन मुझे गला घोटकर मार डालने का हो रहा है। इसके बजाय वो मुड़ी और फ्रिज का दरवाजा झटके से खोल दिया। उन्होंने एक ही बार में वो सारी चीजें बाहर निकाल ली जो उन्हें वहां मिली। आखिरकार उन्होंने स्टोव जलाया और पानी का एक बर्तन उबलने के लिए रख दिया। मैं पीछे झुककर बैठ गई और एक पल के लिए अपनी आंखें बंद कर ली। मैं बस उस ताकतवर सीईओ के किचन में मेरे लिए बिजी होने की आवाजें सुन रही थी। मैं सोचने लगी कि हम अपने होने वाले बच्चों का नाम क्या रखेंगे। मजेदार बात तो यह है कि इस मोड़ तक हम में से किसी ने एक दूसरे को अपना असली नाम तक नहीं बताया था। मैं अपने बच्चे के प्राइमरी स्कूल जाने के सपने देख ही रही थी कि तभी एक गंध मुझे महसूस हुई। कुछ जलने की महक थी। मैं उछलकर खड़ी हुई और उनकी तरफ देखा। वो वहां खड़ी जली हुई नूडल्स को सीधा कचरे के डिब्बे में डाल रही थी। फिर उन्होंने बर्तन को रगड़कर साफ करना शुरू कर दिया। सीईओ एक बिजी औरत है, जाहिर है कि वो अक्सर खाना नहीं बनाती। जब आप नर्वस हो तो गलतियां होना नॉर्मल है, कम से कम मैंने खुद को यही समझाया। लेकिन फिर मैंने देखा कि उन्होंने बिना धुली हुई कुछ सब्जियां उठाई। उन्होंने बस उन्हें बीच से तोड़ा और सीधा बर्तन में डाल दिया। जब पानी आखिरकार उबलने लगा तो उन्होंने मुट्ठी भर नूडल्स उठाए और बिना कुछ सोचे समझे अंदर फेंक दिए। मैंने पॉजिटिव रहने की कोशिश की, खुद से कहा कि शायद उन्होंने सब्जियां फ्रिज में रखने से पहले धो ली होंगी, पर तभी मैंने उन्हें अंडे फोड़ते देखा। अंडे के छिलके का आधा हिस्सा बर्तन में ही गिर गया और उन्हें कोई फर्क तक नहीं पड़ा। मैं लगभग सोफे से कूद पड़ी। ये औरत पक्का मुझे जहर देने की कोशिश कर रही थी। मैं वहां बस बैठी नहीं रह सकती थी, उन्हें ऐसे काम करते हुए और नहीं देख सकती थी। बॉस, क्यों ना आप ये मुझ पर छोड़ दें? मैं देख सकती हूं कि आपकी प्रैक्टिस थोड़ी छूट गई है। मैंने सही शब्दों के लिए अपना दिमाग दौड़ाया और उनकी गरिमा बनाए रखने के लिए प्रैक्टिस शब्द का इस्तेमाल किया। बस मुझे एक पल के लिए ये संभालने दीजिए, एक बार और कोशिश करने दीजिए, अगली बार पक्का कोई दिक्कत नहीं होगी। उसी पल मुझे सच्चाई समझ आ गई। बात ये नहीं थी कि उनकी प्रैक्टिस छूट गई है, बल्कि सच तो ये था कि उन्हें खाना बनाना आता ही नहीं था। उन्हें ऐसे देखकर मेरे दिल के किसी कोने में उनके लिए हमदर्दी जाग उठी। बॉस,
आप बस आराम कीजिए, मैं ये कर लूंगी। ये कहकर मैंने सीईओ से काम अपने हाथ में ले लिया। मैंने उन्हें धीरे से एक तरफ किया ताकि वो जाकर रिलैक्स कर सकें। मेरे मन में उनके लिए बुरा भी लग रहा था। आखिर उन्होंने मेरी इतनी मदद की थी। वो अपने लिए कुछ भी करने की आदी नहीं थी, फिर भी वो यहाँ मेरे लिए खाना बनाने की कोशिश कर रही थी। पर दूसरी तरफ मुझे बहुत तेज भूख लगी थी, इसलिए मैं पूरी महारत के साथ काम में जुट गई। मैंने बर्तन को रगड़कर साफ किया और उसमें ताजा पानी भर दिया। जैसे ही पानी उबलने लगा, मैंने बड़ी सावधानी से काम किया। मैंने सारी चीजें सीधे बर्तन में डाल दी और साथ ही सब्जियों को अच्छी तरह धोना शुरू किया। सीईओ पूरे समय ठीक मेरे पीछे बैठी थी। वो मुझे उन किचन टूल्स को इतनी आसानी से चलाते हुए देख रही थी जिन पर वो खुद काबू नहीं पा सकी। वो एकदम दंग रह गईं। उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था कि मेरे हाथों में खाना बनाना इतना आसान लग सकता है। मेरा ध्यान इस पर भी नहीं गया कि सीईओ मुझे एकटक घूर रही हैं। मैं बस तेजी से अपना काम करती रही। मैंने 2 अंडे सीधे बर्तन में फोड़े और उबलते पानी को देखते हुए गिनती शुरू की। ठीक 10 सेकंड बाद मैंने उन्हें बाहर निकाल लिया। मैंने अंडों को पके हुए नूडल्स के ऊपर बड़े प्यार से रखा और फिर चॉपस्टिक से उन्हें धीरे से छेड़ा। अंडों की जर्दी बीच से बाहर निकलने लगी। आखिर में मैंने तिल की कुछ बूंदें डाली और तुरंत ही उसकी सौंधी खुशबू पूरे कमरे में फैल गई। क्या आपको भूख लगी है? इसे ट्राई कीजिए। मैं अक्सर अपने लिए खाना बनाती हूँ, इसलिए मुझे खुद पर पूरा कॉन्फिडेंस है। मुझे किचन में अच्छी तरह पता होता है कि क्या करना है। मैंने चॉपस्टिक्स और बाउल उठाया और नूडल्स को सीधा सीईओ के सामने रख दिया। वो वेजिटेरियन नूडल्स मेरी वजह से एकदम साफ और चमकते हुए दिख रहे थे। ऊपर मौजूद वो बहती हुए जर्दी उस डिश को एक प्रोफेशनल लुक दे रही थी। इस मामूली से नूडल्स के बाउल को उसने एक नए लेवल पर पहुंचा दिया था। मैंने ताजी हरी पत्तियों से गार्निश करके उसे फिनिश किया। प्लेटिंग खत्म करते ही मैंने उनसे बात की। मैंने अपना लंच कॉफी टेबल पर रखा और चॉपस्टिक से एक बड़ा निवाला उठाकर उस पर फूंक मारी। मैंने उसे जल्दी से अपने मुंह में डाला क्योंकि मैं सच में भूख से बेहाल हो रही थी। क्या तुम अक्सर खाना बनाती हो? सीईओ का लहजा अब ठंडा नहीं था, उसमें काफी उत्सुकता थी। हाँ, मैं अक्सर अकेली रहती हूँ। अगर मैं खाना ना बनाऊं तो रोज बाहर से खाना मंगवाना बहुत महंगा पड़ जाएगा। और बात सिर्फ पैसों की नहीं है, बाहर का खाना उतना हाइजेनिक भी नहीं होता। आपको कभी नहीं पता होता कि वो आपके खाने में क्या डाल रहे हैं। खुद का खाना बनाना हमेशा बेहतर होता है। उनके साथ वहां बैठकर मुझे एक अजीब सी शांति महसूस हो रही थी। मुझे इतने मजे से खाते देख बॉस भी खुद को रोक नहीं पाई और उन्होंने पानी का एक घूंट पिया। उन्होंने चॉपस्टिक से थोड़ा सा हिस्सा उठाया और उसे चखा। उनकी आंखें तुरंत चमक उठी। काफी समय हो गया था जब उन्होंने इतना स्वादिष्ट कुछ चखा हो। बॉस, जब आपका खाना हो जाए तो आप ऊपर जा सकती हैं। आप जाकर आराम कीजिए, बाकी सब मैं संभाल लूंगी। सोने से पहले मैं सब कुछ साफ कर दूंगी। उस पल उनके सामने अपनी बात पर अड़े रहकर मुझे बहुत हिम्मत वाला महसूस हो रहा था। तुम्हारे हाथ का क्या? उन्होंने प्लास्टर चढ़े हुए मेरे बाएं हाथ को देखते हुए पूछा। वो सच में फिक्रमंद लग रही थी और मैंने कभी उम्मीद नहीं की थी कि वो मेरी परवाह करेंगी। मैं उनकी तरफ मुड़ी और मुस्कुरा दी। कोई बात नहीं, मैं आज पहले ही बहुत मुसीबत खड़ी कर चुकी हूँ। मैं बस खाली बैठकर कुछ ना करूं, ऐसा नहीं हो सकता। खाना खत्म होने के बाद मैं अपनी बात पर अड़ी रही जब तक कि वो मान नहीं गई। आखिरकार सीईओ सोने के लिए अपने कमरे में चली गई। मैंने टेबल से प्लेट्स और बर्तन उठाए और उन्हें सिंक तक ले गई। जैसे ही मैं बर्तन धोकर खत्म कर रही थी, मेरे फोन पर एक मैसेज फ्लैश हुआ, गुड नाइट माय बॉय। अगली सुबह जब सीईओ अपने बेडरूम से बाहर निकली तो उन्होंने किचन में एप्रन पहने एक औरत को काम में बिजी देखा। सुबह 6 बजे से काम करने की वजह से मेरे माथे पर पसीना आ चुका था। आखिरकार ब्रेकफास्ट की एक बड़ी वैरायटी सर्व करने के लिए तैयार थी। तुम ये क्या कर रही हो? उन्होंने पूछा। उनकी कल रात वाली नरमी अब पूरी तरह गायब हो चुकी थी। मैं आपको ब्रेकफास्ट बनाकर दे रही हूँ, मैंने जवाब दिया। ये बड़े प्यार से बनाया गया खाना है, क्योंकि ये तो साफ है कि आपको कुकिंग नहीं आती। आपके पास शायद सुबह खाने का वक्त नहीं होता होगा, इसलिए मैंने ये सब जल्दी से तैयार कर दिया। सीईओ बिना किसी हाव भाव के अपनी कुर्सी पर बैठी मुझे काम करते हुए देखती रही। फिर उन्होंने अचानक कहा कि खाना खाने के बाद मैं तुम्हें वापस घर छोड़ दूंगा। अंडा फ्राई करते वक्त मेरा पूरा शरीर एकदम अकड़ गया। तो इसका मतलब मैं यहां नहीं रुक सकती। ठीक है, फिर तकलीफ के लिए शुक्रिया, मैंने कहा। मैंने प्लेट में अंडा निकाला, पीछे मुड़ी और एक मुस्कान के साथ उनके पास गई। सीईओ ने एक शब्द भी नहीं कहा। उन्होंने बस ब्रेड का एक स्लाइस लिया, अंडा रखा और एक निवाला खाया। मैंने तुरंत नोटिस किया कि उनके चेहरे के भाव एकदम हैरानी में बदल गए। क्या तुम्हें घर पर कोई काम नहीं है? उन्होंने पूछा। इस अचानक आए सवाल ने मुझे चौंका दिया और मैं जवाब ढूंढने के लिए संघर्ष करने लगी। कुछ खास नहीं, अगर आपको मेरी जरूरत है तो मैं बस घर से काम कर सकती हूँ, मैंने जवाब दिया। मैं दरअसल कल से ही इस बारे में सोच रही थी, क्योंकि आज ही पार्टी का दिन है। तुम काम की वजह से घायल हुई हो, इसलिए जाहिर है कि मुझे तुम्हारे रहने खाने का खर्च उठाना होगा। वैसे भी मेरे पास खाना बनाने का वक्त नहीं होता। मैं पैसे दूंगा और तुम खाना बनाओगी। इसे मेरी तरफ से तुम्हारे खान पान का बदला चुकाने का तरीका समझो।
सैंडविच चबाते हुए सीईओ का चेहरा पत्थर जैसा ठंडा था, पर मैं उनकी असली बात कैसे नहीं समझती। साफ था कि कल रात के उस नूडल्स के बाउल की वजह से मैंने उनके पेट पर पहले ही कब्जा कर लिया था। ठीक है, जब तक आपने याद नहीं दिलाया मैं लगभग भूल ही गई थी। मेरे हाथ की दवाई, मुझे पट्टियां बदलने में मदद चाहिए होगी, वरना मैं बस यहीं रुकूंगी और कुछ समय के लिए सिरदर्द बनी रहूंगी। क्यों ना मैं आपकी पर्सनल शेफ बन जाऊं? हमारे बीच जल्दी ही अग्रीमेंट हो गया। मैं रुकना चाहती थी और वो भी मुझे वहीं रखना चाहती थी, और वो हर दिन स्वादिष्ट खाना खाना चाहती थी। इस तरह मैं सीईओ के घर पर रुक गई। ब्रेकफास्ट के बाद वो ऑफिस के लिए निकल गई, जबकि मैं पीछे वहीं रुक गई। मैंने पूरा सवेरा सिर्फ एक हाथ से घर की सफाई करने में बिताया। आखिरकार मैं सोफे पर पसर गई और उन्हें एक मैसेज भेजा, हनी गुड मॉर्निंग। उन्होंने ज्यादा कुछ नहीं कहा, बस एक छोटा सा गुड मॉर्निंग लिख दिया। मैं बता सकती थी कि उनके मन में द्वंद्व चल रहा था, जैसे वो किसी को धोखा दे रही हो। उनके पास पहले से ही एक वर्चुअल बॉयफ्रेंड था, फिर भी वो एक असली मर्द को अपने घर में रहने दे रही थी। इन ख्यालों को झटकने के लिए उन्होंने सुबह खुद को काम में डुबो लिया। वो पागलों की तरह काम करती रहीं और खुद को थका दिया। जब उन्होंने आखिरी डॉक्यूमेंट साइन किया तो वो पूरी तरह निढाल हो चुकी थी। खड़ा होने की हिम्मत जुटाने के लिए उन्हें डेस्क का सहारा लेना पड़ा। हनी, काम बहुत थका देने वाला है, मेरा पूरा शरीर दर्द कर रहा है, उन्होंने मुझे मैसेज किया। सीईओ को खुद भी एहसास नहीं हुआ कि वो कब अपने वर्चुअल पार्टनर से शिकायत करने लगी। जब से मैं उनके घर आई थी, चीजें बदल गई थीं। हमने पूरा दिन ऑनलाइन बात की थी, पर उसमें वैसी मीठी बातें नहीं थीं जैसी अक्सर होती थीं। शायद उन्होंने इस बदलाव को नोटिस नहीं किया, पर मैंने इसे महसूस किया। मैंने रिप्लाई किया कि आपको और एक्सरसाइज करनी चाहिए और इतनी देर तक बैठना बंद करना चाहिए। जब भी खाली वक्त मिले उठकर टहल लिया करो। खैर, लव यू। सीईओ अपने सोफे पर पीछे झुककर बैठ गई और अपनी दुखती कमर मलने लगी। अचानक उनके दिमाग में कल रात मेरे खाना बनाने वाली इमेज फ्लैश हुई। उस पल उनकी वो परफेक्ट और बर्फीली इमेज पूरी तरह चकनाचूर हो गई। उनकी सारी बहादुरी और जिद मेरे सामने बेकार थी। मैंने अपना फोन उठाया और एक हेल्थ स्पेशलिटी स्टोर पर कॉल किया। मैंने एक हीटिंग पैड वाला लंबर सपोर्ट कुशन ऑर्डर कर दिया। फोन रखकर मैं मुस्कुराई। मैं सोफे पर आराम से पीछे की ओर झुक गई। यह एहसास बिल्कुल जिंदगी का चीट कोड मिल जाने जैसा था। मुझे ठीक ठीक पता था कि आगे क्या होने वाला है। पूरे दिन सीईओ ने अपने वर्चुअल बॉयफ्रेंड को कोई मैसेज नहीं किया। इसी बीच मैं हाथ में पेन और पेपर लिए उनके घर में घूमने लगी। मेरा मकसद साफ था, मैं उनके इस पूरे घर का हुलिया बदलने वाली थी। इस उदास करने वाले ब्लैक एंड व्हाइट सन्नाटे में रहकर तो कोई भी पागल हो जाएगा। शाम को मेरा फोन बजने लगा। ये खुद सीईओ की तरफ से एक वीडियो कॉल थी। उन्होंने मुझे नीचे आकर कुछ सामान उठाने में मदद करने के लिए कहा। जब मैं नीचे पहुंची और वो नजारा देखा तो मैं दंग रह गई। सीईओ वहां 2 बड़ी शॉपिंग कार्ट्स के साथ खड़ी थीं और दोनों ही थैलों से ऊपर तक भरी हुई थीं। उन्होंने थोड़ा झिझकते हुए कहा कि मुझे नहीं पता था कि तुम्हें किस चीज की जरूरत है, इसलिए मैं बस हर चीज थोड़ी थोड़ी खरीद लाई। पर मुझे पता था कि ये एक बहुत अच्छी शुरुआत है, क्योंकि अब उन्हें सच में मेरी जरूरत महसूस होने लगी थी। चूंकि मेरा सिर्फ एक ही हाथ काम कर रहा था, इसलिए हमें ये मिलकर करना पड़ा। हम दोनों के लिए भी सामान के उस पहाड़ को संभालना नामुमकिन लग रहा था। हमने अपनी पूरी ताकत लगा दी और आखिरकार सीईओ और मैं एक एक थैला अंदर लाने में कामयाब रहे। मैंने लिविंग रूम की तरफ देखा जो अब छत तक सामान से भरा था और सोचा कि अब ये घर जैसा लग रहा है। सीईओ पूरी तरह थककर सोफे पर गिर पड़ी और अपनी आंखों को हाथ से ढक लिया। ये साफ था कि आज के दिन ने उनकी सारी एनर्जी सोख ली थी। जब वो आराम कर रही थी, मैंने एक एक करके सामान फ्रिज में सेट करना शुरू किया। मैंने कहा कि बॉस, आपको खुद पर इतना दबाव डालने की जरूरत नहीं है। हर किसी को कभी न कभी चैन की सांस लेने की जरूरत होती है। उन्होंने एक शब्द भी नहीं कहा और एक पल के लिए मुझे लगा कि वो मुझे इग्नोर कर रही है। लेकिन जब मैंने काम खत्म करके पीछे मुड़कर देखा तो मुझे एहसास हुआ कि वो सोफे पर ही गहरी नींद में सो चुकी हैं। मैं चुपचाप चलकर उनके पास गई, साइड से एक ब्लैंकेट उठाया और धीरे से उन्हें उड़ा दिया। मैंने वो हीटिंग बेल्ट जो पहले खरीदी थी ठीक वहां रख दी जहां जागते ही उनकी नजर पड़े। फिर एक हल्की धुन गुनगुनाते हुए मैं आज रात का डिजर्ट तैयार करने लगी। मैं इस बात से इनकार नहीं कर सकती कि उस पल मुझे एक बहुत ही खास एहसास हो रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे मैं काम से थककर लौटी अपनी पत्नी के लिए डिनर तैयार कर रही हूँ। मैंने 1 घंटा इसी तरह काम किया और फिर डिजर्ट को ओवन के अंदर सरका दिया। ठीक उसी वक्त सीईओ की नींद खुलने लगी। उन्होंने खुद पर ढका हुआ ब्लैंकेट देखा और झटके से उठकर बैठ गईं। उन्होंने मेरी तरफ देखा जो अब भी किचन में बिजी थी। उनके चेहरे पर राहत की एक सांस थी। उन्हें एहसास हुआ कि वो आज से पहले किसी अजनबी के पास
पास इतनी गहरी नींद में कभी नहीं सोई थी। क्या उसने सच में मुझ पर इतना भरोसा कर लिया था? उसकी नजरें तुरंत कॉफी टेबल पर रखे उस हीटिंग बेल्ट पर जा टिकी। मैंने कहा कि ये मैंने तुम्हारे लिए ऑर्डर किया था। तुम्हें भारी बैग्स के साथ परेशान होते देख मुझे लगा कि शायद तुम्हारी पीठ में दर्द हो रहा होगा। तारीख का हिसाब लगाकर मुझे समझ आ गया था कि उसके पीरियड्स शायद अगले कुछ दिनों में शुरू होने वाले हैं। मैंने उसके लिए वो हीटिंग बेल्ट और थोड़ा ब्राउन शुगर भी खरीदा था, क्योंकि आने वाले दिनों में उसे इसकी जरूरत पड़ने वाली थी। मैं बिना पीछे मुड़े अपने हाथ चलाते हुए लगातार बोल रहा था कि मैं जल्दी से उसके लिए कुछ टेस्टी बना रहा हूँ। मैं अंदाजा लगा सकता था कि मेरी बातों ने उसे कितना इमोशनल कर दिया होगा। मेरा सोचना सही था। वो वहाँ बैठी बस उस बेल्ट और शुगर को हैरानी से देख रही थी। सालों से उसने हर मुश्किल का सामना अकेले किया था और उसकी परवाह करने वाला कोई नहीं था। यहाँ तक कि उसका ऑनलाइन पार्टनर भी सिर्फ बातों से तसल्ली देता था। लेकिन आज उसके सामने खड़ा ये आदमी सच में उसका ख्याल रख रहा था। वो सीईओ अपनी नजरें मुझ पर टिकाए बैठी थी और उसे अंदाजा भी नहीं हुआ कि मैंने खाना तैयार कर लिया है। काम खत्म। आज का ग्रिल्ड फिश और ऑयस्टर राइस आखिरकार तैयार हो गया। मैंने मेन कोर्स कॉफी टेबल पर रख दिया, पर उसकी कोई प्रतिक्रिया नहीं थी। वो बस मुझे देखे जा रही थी। मैंने उसके चेहरे के सामने चॉपस्टिक्स हिलाते हुए कहा कि क्या देख रही हो, अब खाना खा लो। क्या मेरे चेहरे पर कुछ लगा है? जब उसका ध्यान वापस आया तो मैं अपना बाउल लेकर दूसरी तरफ बैठ गया। मैंने उसे याद दिलाया कि तुम बॉस हो और मैं सिर्फ खाना बनाने के लिए रखा गया एक इंसान हूँ, इसलिए मुझे अपनी जगह पता है। ये कहकर मैंने उसके रिएक्शन को इग्नोर किया और अपना चावल खाने लगा। जैसे ही उसने मछली का एक टुकड़ा खाया, उसकी आंखें चमक उठीं। वो मेरी तारीफ करने ही वाली थी कि उसने देखा मैं अपना सिर हाथ पर टिकाए एक टेढ़ी मुस्कान के साथ उसे ही देख रहा हूँ। मैंने मजे लेते हुए कहा कि कर लो तारीफ, वाकई अच्छा बना है ना? वो बस मेरे इस कॉन्फिडेंस को देखती रही और फिर हल्का सा मुंह बनाकर बोली कि इसमें इतना भी कुछ खास नहीं है। शायद किसी एवरेज स्ट्रीट फूड से थोड़ा बेहतर होगा। उसके ये शब्द सुनते ही मेरी मुस्कान चेहरे पर ही जम गई और मुझे तुरंत चिढ़ होने लगी। लेकिन उस एंगल से जो मुझे नहीं दिख रहा था, उस सीईओ के होठों पर एक हल्की सी मुस्कान आ गई थी। अभी मैं सोच ही रहा था कि कहीं मैंने खुद का मजाक तो नहीं बना लिया, तभी मेरी नजर उसके बाउल पर पड़ी। उसका राइस बाउल पूरी तरह खाली हो चुका था। उसका चेहरा लाल पड़ गया था और माथे पर पसीने की बूंदें साफ दिख रही थीं। वो तेजी से सांसें ले रही थी। ये देखकर मेरे अंदर जीत वाली फीलिंग आई। मैंने मन ही मन कहा कि देखते हैं कब तक ये दिखावा चलता है। मैंने उससे कहा कि काफी स्पाइसी है ना? तुमने कभी बताया नहीं कि तुम तीखा बर्दाश्त नहीं कर सकती। इतना कहकर मैं उठा और सीधा फ्रिज की तरफ बढ़ा। उसने पलटकर कहा कि ऐसा किसने कहा, बस यहाँ थोड़ी गर्मी है। तीखेपन की वजह से उसके होठ पहले ही सूज चुके थे, पर वो हार मानने को तैयार नहीं थी। मैं उसके पास गया और फ्रिज से निकाला हुआ पीनट मिल्क उसके सामने रख दिया। मैंने सोचा कि अब जिद छोड़ो और इसे पी लो, मैं तुम्हारा ही भला चाहता हूँ। मुझे ये भी एहसास हुआ कि उसके पीरियड्स आने वाले हैं और इतना तीखा खाना उसकी सेहत के लिए ठीक नहीं है। उस सीईओ ने पीनट मिल्क को नीचे देखा। जब मैंने उसके लाल पड़े गालों का जिक्र किया तो वो शर्म से और भी लाल हो गई। उसने हकलाते हुए पूछा कि तुम्हें कैसे पता चला कि मेरे बेट्स आने वाले हैं? मैंने मुस्कुराते हुए पास ही दीवार पर लटके कैलेंडर की तरफ इशारा किया। सच कहूं तो मुझे काफी समय से शक था। मैं सोचता था कि हर महीने की उन्हीं तारीखों पर गोला क्यों बना होता है। हिसाब लगाने पर समझ आया कि ये उसके पीरियड्स शुरू होने के दिन थे। इस महीने अभी निशान नहीं लगा था, पर पैटर्न एकदम साफ था। मेरी कैलकुलेशन के हिसाब से वो दिन बस आने ही वाला था। इस बार उस सीईओ के पास कोई जवाब नहीं था और उसने चुपचाप अपना सिर नीचे झुका लिया। वो लगातार शिकायत कर रही थी कि खाना उतना भी अच्छा नहीं था, लेकिन फिर भी उसने अकेले ही आधी मछली खत्म कर दी। खाना खत्म करने के बाद वो सीईओ सोफे पर बिल्कुल रिलैक्स होकर फैल गई, जैसे उसका अपना ही घर हो। मैं उसके पर्सनल सर्वेंट की तरह जूठन साफ करने लगा। उसने कहा कि मैंने कहा था ना कि मैं आज के डिनर से बहुत खुश हूं, बस ऐसे ही मेहनत करते रहो। मैंने एक ठंडी सांस ली और सारा सामान वापस उनकी सही जगह पर रखने लगा। मैंने ध्यान रखा कि हर डिश अपनी प्रॉपर जगह पर हो। फिर मैंने 1 कप गर्म ब्राउन शुगर वाटर तैयार किया और उसके सामने रख दिया। मैंने उससे कहा कि इसे गर्म रहते ही पी लेना, क्योंकि अब तुम्हें अपने सिस्टम में आयरन की जरूरत है, ताकि जब सही में वो वक्त आए तो तुम्हें ज्यादा दर्द ना हो। वो सीईओ शायद नींद की आगोश में जा रही थी और बस धीरे से हूं कहकर रह गई। लेकिन उसके बैठने का तरीका बहुत खराब था। पीठ में दर्द होने के बावजूद वो कुशन्स पर बिल्कुल सपाट लेटी थी। उसे अंदाजा होना चाहिए था कि बाद में ये दिक्कत देगा, क्योंकि उसके लोअर बैक पर बहुत प्रेशर पड़ रहा था। पता नहीं मुझ में इतनी हिम्मत कहां से आई, पर मैंने आगे बढ़कर उसके कमर पर अपना हाथ रखा। मैंने अपने दाएं हाथ से जोर से दबाया और उसकी रीढ़ की हड्डी से चटकने की एक बढ़िया आवाज आई।
उसने हैरानी भरी नजरों से मेरी तरफ देखा। उसका वो तेज दर्द अब कम होने लगा था। मैंने उसे समझाया कि इस तरह का लगातार प्रेशर हड्डियों पर बहुत स्ट्रेस डालता है, इसलिए अब से सावधान रहना। एक सीईओ को भी अपनी हेल्थ का ध्यान रखना चाहिए। अगर तुम ही गिर जाओगी तो मेरी सैलरी कौन देगा? मैं पलट गया और किचन साफ करने लगा। मुझे पता था कि मैं इस तरह बर्ताव करना जारी नहीं रख सकता। मैं जरूरत से ज्यादा ध्यान दे रहा था और अगर मैंने ओवरडू किया तो शायद उसे मुझसे चिढ़ होने लगे। मुझे आगे से सब कुछ कोल्ड और प्रोफेशनल रखना होगा। सर्वाइव करने का यही इकलौता तरीका है। आखिर दूरी ही इंसान को अट्रैक्टिव बनाती है। मुझे ये लॉजिक अच्छे से पता था। मैंने उसे मैसेज किया कि हनी, क्या अब तुम बेहतर महसूस कर रही हो? मैं आज इतना बिजी था कि बात करने का 1 सेकंड भी नहीं मिला। उसने रिप्लाई किया कि हाँ, अब पहले से बहुत बेहतर है। अच्छा, ये और भी बेहतर होगा अगर तुम लोग 1K लाइक और 100 कमेंट्स पूरा कर दो। ऐसा करोगे तो तुम्हें इसका दूसरा पार्ट तुरंत मिल जाएगा।